नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि के ऑनलाइन पीटी प्रोग्राम में। और आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन सिद्धांतों के द्वारा इसको समझने का प्रयास किया गया है, पृथ्वी की सामान्य जो भूमिका है या पृथ्वी का सामान्य परिचय है वह क्या हो सकता है, और तीसरी बात कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, किस रूप में है, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जो क्विक बुक आपको मिली हुई है उसके चैप्टर नंबर 20, 21, 22 और 23 को आप आधार के रूप में ले सकते हैं, रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं, और वहीं से इसको समग्र रूप से पढ़ने की कोशिश की भी जा सकती है। तो इस लेक्चर की भूमिका में ये बात यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, इस बात को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी रही है। और ये संशय की स्थिति केवल अध्ययन अध्यापन के लिए ही नहीं बल्कि रिसर्च शोध के लिए बना रहा है। वैज्ञानिकों के लिए भी पृथ्वी की उत्पत्ति एक पहेली है। पृथ्वी की उत्पत्ति तकरीबन 4500 मिलियन वर्ष पूर्व की बताई जाती है, जो कि काफ़ी लंबा समय है। उतने लंबे समय का कोई प्रमाण हमारे पास होता नहीं है, तो इसलिए लोग अपने अलग अलग तरीके से उस समय और समाज की स्थिति के अनुसार अनुमान लगाते रहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम लोग, तो ये अगर टेबल रखा हुआ है यहाँ पर, अब टेबल रखा हुआ है तो उसके बाद में आप आए बैठने के लिए यहाँ, आपसे पूछा किसी ने कि ये टेबल कहाँ से आया, तो आपके पास इस प्रश्न के कई सारे जवाब हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कहें कि एक कोई ब्लू रंग का शर्ट पहने हुआ था, वो बच्चा लाकर यहाँ पर रख गया है। किसी ने कहा कि ये टेबल यहीं पर इसको बनाया गया था। किसी ने कहा कि टेबल को लाने वाले 4-5 लोग थे। किसी ने कहा कि इस कमरे के बनने से पहले ही यह टेबल रखा गया था। तो ये एक अनुमान है। तो जब आपके अनुमान किसी अगले तर्क से काट दिए जाते हैं, तब दरअसल क्या होता है कि अगला सिद्धांत या अगली थ्योरी आ जाती है। तो वही हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है, किस रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति के बाद किस किस रूपों में पृथ्वी गुजरी है। यहां तक बात ठीक है? देखिए, तो आज जो हमारा मूल टॉपिक है वह है सामान्य परिचय, जो टॉपिक की भूमिका हो सकती है। विभिन्न सिद्धांत जो इसके संबंध में प्रतिपादित किए गए हैं, उन सिद्धांतों को मोटे तौर पर दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को कहते हैं अद्वैतवादी, एक को कहते हैं द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत, उसके बाद निष्कर्ष के रूप में हम किस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। अद्वैतवादी और द्वैतवादी, इन दोनों सिद्धांतों को ही पारंपरिक सिद्धांत भी कहा जाता है। पारंपरिक सिद्धांत के दोनों हिस्से हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। इसके अलावा जो आधुनिक सिद्धांत है इस संदर्भ में, उसकी भी चर्चा की जाएगी। अगर अद्वैतवादी सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में दो सिद्धांत मूल हो जाते हैं। एक हो जाता है कांट का सिद्धांत और दूसरा हो जाता है लाप्लास का सिद्धांत। द्वैतवादी में बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि ग्रहाणु, परिकल्पना, ज्वारीय, परिकल्पना। तीसरा हो जाएगा इस संदर्भ में द्वितारक सिद्धांत, और धूली तारक। आधुनिक सिद्धांत में जिस सिद्धांत की चर्चा की जाती है वह है बिग बैंग।
इन्हीं के आसपास हम लोग रहने के प्रयास करेंगे। देखो, पृथ्वी की उम्र के बाद, पृथ्वी की अगर उम्र 4500 मिलियन वर्ष कहा जाता है, तो हम लोग कुछ चंद सेकंड पहले आए हैं। अगर 24 घंटे मान लिए जाएं 45 साल मिलियन साल को, तो हम लोगों के आने का समय मात्र चंद सेकंड ही रहा है। इसका मतलब कि पृथ्वी की आयु की तुलना में मनुष्य की आयु बहुत ही छुड़ रही है, और मनुष्य की आयु बहुत ही कम रही है। इसके बावजूद ज्ञान का विकास निरंतर बाद में होता चला गया। तकनीक पहले नहीं थी जो अब तकनीक आ गई है। रिसर्च करना इतना आसान नहीं था जो कि आज है। तो आरंभिक व्यक्ति जो थे, तेज तरार व्यक्ति, अपने समय के दार्शनिक, अपने अपने अनुसार इन लोगों ने अनुमान लगाया। कुछ के अनुमान के अनुसार कुछ दंत कथाएं भी प्रचलित हो गई। कुछ ने कहा, जैसे पाइथागोरस जैसे लोग भी थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। किसी ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति आग से हुई है। किसी ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई है। लेकिन बाद में ये अतार्किक बातें थी, इसका कोई आधार नहीं था। जब ठोस आधार पर वैज्ञानिक तरीके से इन सब पे बातचीत होने लगी, तो उस बातचीत से निकल कर आया कि नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति न तो आग से हुई है, न पानी से हुई है, न हवा से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति एक प्रक्रिया से हुई है। उसके बाद इस प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे होने लगी। जब होने लगी तो कांट नाम के व्यक्ति एक हुआ करते थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे और बहुत बड़े अपने समय के दार्शनिक थे। वहां से लेकर बिग बैंग का एक रास्ता है, एक प्रोसेस है, एक मार्ग है। उसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि आखिर वहां तक पहुंचे कैसे सब। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सबसे पहला जो सिद्धांत है वो होगा कांट का, या कांट की वायव्य राशि संकल्पना। कांट की वायव्य राशि संकल्पना। कांट एक बेसिकली दार्शनिक थे, और दर्शन एक ऐसा विषय है जो हर प्रश्न का उत्तर देता है, और जहां पर यह थक हार जाता है वहां क्या कहता है, सब ऊपर वाले की कृपा है। इसी रूप में है दर्शन, और क्या है। कई लोग तो इसको इस आधार पे कहते हैं कि सारे विषय बनने के बाद जो कूड़ा करकट बचा वो दर्शन बना। लेकिन दर्शन वाले ये मानते हैं कि दर्शन से जो बचा उसमें से सारे विषय निकले। वह अलग एक तर्क का विषय हो सकता है। लेकिन कांट एक ऐसे दार्शनिक है ना कि गांधी जी की से इनकी तुलना कर सकते हो। गांधी जी ये पर्यावरण में भी मिलेंगे, सोने के भी तरीके बता गए होंगे गांधी जी, है ना। उसी रूप में कांट थे। अपने जीवन में बहुत दूर तक यात्रा नहीं की, लेकिन मनोविज्ञान से लेकर इतिहास, भूगोल, ब्रह्मांड में भी कांट यहाँ पे शामिल है। कांट के समय एक सिद्धांत आ चुका था, उस सिद्धांत का नाम था गुरुत्वाकर्षण। आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। तो कांट महोदय ने कहा कि उनको मजा आ गया, जैसे उनको आधार मिल गया अपना सिद्धांत देने की। उन्होंने कहा कि दरअसल बहुत पहले, लोगों ने कहा कितना पहले, बोले याद नहीं। तो बहुत पहले कुछ कण इस तरह से बहुत शीतल थे, बहुत स्थिर थे, बहुत कठोर थे। तीन बातें हैं, कठोर, शीतल और स्थिर। बोले कि इस तरह से कण ऐसे बिखरे पड़े थे। बाद में क्या हुआ कि न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, उसके अनुसार इन कणों में अट्रैक्शन होने लगा। इन कणों में अट्रैक्शन होने लगा। तो जब दो कण मिले तो इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। बड़ा हुआ, ग्रेविटी और बढ़ी तो तीसरा कण भी आने लगा, और इस रूप में एक कण दूसरे से टकराने लगे। टकराने से क्या हुआ कि इनमें ऊष्मा भी पैदा हुई और गति भी पैदा हुई। राइट, जैसे आप अगर दौड़ते हुए दीवार से टकरा जाएंगे तो ऊष्मा तो थोड़ी देर के लिए पैदा हो ही जाती है। ये तो लगातार टकरा रहे थे, तो टकराने से गति और ऊष्मा दोनों ही पैदा हुई। और फिर जैसे जैसे गति बढ़ती चली गई, जैसे जैसे गति इनकी बढ़ती चली गई, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, अगर मान लो इस पेन को बहुत तेज घुमाना शुरू कर दें तो इसके छल्ले बाहर या टुकड़े इसके बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा पिंड एक निहारिका जिसको कहा गया, कि ये सब जब गतिशील हुए, यानी कि स्थिर थे, गुरुत्वाकर्षण से टकराए, टकराहट से क्या हुई, गति और ऊष्मा पैदा हुई,
इस गति और ऊष्मा ने मिलकर जन्म दिया निहारिका को। निहारिका कुछ और नहीं बल्कि गैसों का और धूल का बादल होती है बहुत बड़े व्यापक स्तर पर। इसको नेबुला अंग्रेजी में कहा जाता है। यह बहुत बड़ा बादल होता है धूल और गैस का। तो जैसे जैसे इस निहारिका का निर्माण हुआ, निहारिका की गति बढ़ने लगी, ऊष्मा बढ़ टूटकर या इसका कुछ भाग टूटकर अलग हुआ, और भाग टूटकर जब अलग हुआ तो उसी से ग्रह का निर्माण हुआ, उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। इस रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये किसने कहा? कांट ने। लेकिन बात इतनी आसान तो थी नहीं। कांट से पूछा गया कि क्या ये जो कण थे वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का इंतजार कर रहे थे कि जब तक न्यूटन सिद्धांत दे ना दें तब तक टकराएंगे नहीं? उन्होंने बोला इतना तो पता नहीं, और न्यूटन जा चुके थे। ठीक, तो पूछने के लिए कोई था नहीं। लोगों ने कहा दूसरी बात ये बताओ कांट महाराज कि जब दो चीजें टकराएंगी तो उनकी गति कम हो जाती है, आप कह रहे हो गति बढ़ रही है। कांट ने कहा सॉरी, है ना। मतलब कांट के मूल बात क्या थी कि स्थिर वस्तुओं में गति आ गई, यहां पर उनका सिद्धांत फेल हो जाता है। उसके बाद दूसरे इनके एक चेले थे, उस चेला का नाम था लाप्लास। तो दूसरा सिद्धांत है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। नाम देख रहे हो क्या है? परिकल्पना, हाइपोथेसिस अंग्रेजी में कहा जाता है। लाप्लास दरअसल एक मैथमेटिशियन थे जो फ्रांस के रहने वाले थे और कांट के पक्के वाले चेले थे। गुरुजी की बेइज्जती किस बात पे हुई? बेइज्जती मतलब कि उनके सिद्धांत को किस बात पे काटा गया कि स्थिर वस्तु में गति कैसे आ गई, यानी कि स्थिर से गतिशील निहारिका कैसे पैदा हो गई। लाप्लास ने कहा मैं उसको बताता हूं क्या हुआ था। आरंभ से ही एक निहारिका घूम रही थी, आरंभ से ही निहारिका गतिशील थी। सारा समस्या ही खत्म हो गया। ठीक है ना। अनुमान लगा रहे हैं लोग कि ये टेबल कहां से आया, कौन लेके आया। उन्हें कहा कि ऐसे ही था। ठीक है, उसके बाद तुम लोग सोचते रहो। इन्होंने कहा कि निहारिका गतिशील थी लेकिन इसकी जो गति थी ना, गति कम थी, धीरे धीरे घूम रही थी। जब धीरे धीरे घूम रही थी तो क्या होता चला गया कि ऊपर की वस्तुएं ठंडी होती चली गई, बहुत दूर तक फैला। राख है ना, राख, तो उसके अंदर आग है। अब बाहर की राख जब ठंडी होने लगी तो धीरे धीरे इसका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इतना बड़ा था, संकुचित होकर ठंडा होकर संकुचन होगा, संकुचन होकर छोटा होगा, और जब छोटा होगा ना तो इसकी गति और बढ़ेगी। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में इसको एंगुलर मोमेंटम से जाना जाता है कि जैसे अगर आपने पोल डांसर को देखा होगा जो डांस करती हैं, स्केटिंग में देखा होगा कि जब उनको अपनी गति बढ़ानी होती है डांसर्स को, तो वो अपने दोनों हाथ ऐसे कर लेते हैं, यानी कि रेडियस कम कर लेते हैं, और जब गति उनकी घटानी होती है तो अपना हाथ फैला के रेडियस क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। तो जैसे जैसे इसकी गति मतलब यानी कि रेडियस जब कम होता चला गया, गति कम, गति कम से क्या हुआ? शीतलन, शीतलन से क्या होगा? संकुचन, संकुचन से क्या होगा? गति अधिक। अब जब गति अधिक हो गई तो फिर आगे गुरुजी वाली बात पे कि अधिक गति से घूमने के कारण इसके कई छल्ले अलग अलग टूटकर बिखरते चले गए। गुरु और चेले के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु से हुई है या अलग अलग वस्तुओं से हुई है? एक ही वस्तु से, इसीलिए इसको कहा जाता है अद्वैतवादी। ठीक, मतलब कि द्वैत नहीं है, एक ही है। लेकिन इनसे पूछा गया कि ठीक है ये बताओ कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति उसी से हुई है, इन्होंने कहा कि निहारिका के अलग अलग भाग हो गए, उससे सारे ग्रह बन गए, 8-9 ग्रह। उस समय तो 9 ग्रह थे, उसके बाद 8 ग्रह आज रह गए। तो सूर्य, उसके केंद्र का भाग जो था वो सूर्य बना। लोगों ने कहा तो जो सूर्य में है वही पृथ्वी पे होना चाहिए। अब यहां इनका मामला फंस गया। इन्होंने भी कहा सॉरी। ठीक, सॉरी कह के बेचारे आगे निकल गए। तो अब प्रॉब्लम तो सॉल्व करना था, दिमाग तो लगाना था।
यह 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी, आज समझ लो कि आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को उस समय गढ़ा जा रहा था। कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं था। अनुमान के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर लोग बता रहे थे। यह भी बहुत बड़ी बात थी, हल्की बात नहीं थी। तो तीसरी बात यह आई कि अब द्वैतवादी सिद्धांतों की बात होने लगी, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति में यह समस्या तो है कि अगर एक ही वस्तु से सब चीजें बनी हैं, अगर इस लकड़ी के टूटने से ही बहुत सारी चीजें बनी हैं, तो हर चीज में लकड़ी की विशेषता पाई जानी चाहिए, जबकि ऐसा था नहीं। तो आए कि नहीं, ऐसा नहीं है, दो चीजों से इसका निर्माण हुआ है। सबसे पहली संकल्पना जो दो तारों के आधार पर दी गई थी, उस संकल्पना का नाम था, उसका नाम है ग्रहाणु संकल्पना। देखिए, ग्रहाणु संकल्पना में क्या हुआ। ग्रहाणु संकल्पना में कहा गया, एक सूर्य था, एक सूर्य था, सूर्य के साथ एक दूसरा तारा था। इस तारा को कहा गया साथी तारा। जब ये दोनों तारे, तारा और ग्रह में क्या फर्क होता है? तारों में अपना प्रकाश होता है, ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। तो कहा गया कि जब दोनों तारे यानी कि सूरज और साथी तारा जब साथ साथ आए, तो सूर्य की सतह से चिपके हुए बहुत सारे कण अलग हो गए। कैसे हो गए? जैसे मान लो कि यहां पर इस हथेली पर लोहे के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हम लोग रख दें, ठीक है, और ऊपर से चुंबक लेके चलें, तो क्या ये टुकड़े ऊपर की ओर आएंगे? हाँ या ना? आएंगे, आसानी से आएंगे। तो इसी तरह से इस साथी तारे ने चुंबक का काम किया, और सूरज की सतह पर लोहा नहीं था, लेकिन वो उस पदार्थों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। प्रयास क्या किया? अंततः उसने खींच ही लिया। इस रूप में ये सब खींचने लगे, और ये तारे स्थिर थे या गतिशील थे? गतिशील हैं। तो ये साथी तारा धीरे से निकल गया, आगे की ओर चला गया। अब सूर्य की सतह से निकले हुए ये जो ग्रहाणु थे, इन्हीं को कहा गया ग्रहाणु। तो ये जो ग्रहाणु थे जो सूर्य की सतह से निकले थे, क्या इन पर भी न्यूटन का नियम अप्लाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये सभी ग्रहाणु मिलकर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण करने लगे, और इन्हीं पिंडों से क्या बन गए? ग्रह, और उन्हीं ग्रहों से बनी है पृथ्वी। अब यहां पर सवाल वो खत्म हो गया कि सूर्य की सतह के एक हिस्से से ये बने हैं ग्रह, तो जरूरी नहीं है कि सूर्य का सारा फीचर इसमें पाया जाए। तो सवाल ये उठा कि जब ये ग्रह ऐसे ही बने हैं, तो बृहस्पति इतना बड़ा क्यों और बुध इतना छोटा क्यों? मतलब जो निठल्ले लोग होते हैं ना, उनका काम होता है सवाल पूछना। ठीक, इसको व्यक्तिगत रूप से मत लेना। लोग एक तरफ से सिद्धांत देते हैं, और जो खाली पड़े हैं जिनको कुछ नहीं करना है, वो पूछेगा सवाल। ठीक है, तो उसने कहा कि ये बताओ कि एक बड़ा एक छोटा क्यों हुआ? अब इस संकल्पना को देने वाले व्यक्ति का नाम था चैम्बरलिन। चैम्बरलिन, और एक इनके साथ भाई साहब मिले हुए थे, मोल्टन। अब दोनों ने अपना सिर पीट लिया, है ना, चल रे कबीरा अपने घर, उस टाइप से इन लोगों ने भी हाथ उठा दिए। बोला कि भाई इसका जवाब तो हमें पता नहीं, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब तुम देखो, तुम्हारा काम देखे। उसके बाद दो और वीर जवान उत्पन्न हुए, बोले कि इस समस्या को हम समझाते हैं। उन्होंने क्या समझाया? इस समस्या को कैसे समझाया? उस चौथे सिद्धांत को कहा जाएगा ज्वारीय सिद्धांत या ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय सिद्धांत कहा गया इनको, ज्वारीय सिद्धांत। इसमें भी उन्होंने लगभग वही बातें की, थोड़ी सी बदल गई हैं। और उन्होंने कहा कि यह सूर्य तो था ही, और इनका एक साथी तारा भी था यहां पर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। साथी तारा।
अब साथी तारा ट्रांसलेट किया गया होगा अंग्रेजी जर्मन में, क्या शब्द उन्होंने दिया पता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इसकी सतह से जब साथी तारा इसके पास से गुजरा तो ग्रेविटी पैदा तो होती है, और सूर्य क्या है, आग का एक धधकता हुआ गोला है। कभी मोमबत्ती जलाई होगी ना, तो मोमबत्ती जब आप जलाएंगे तो इस रूप में जलती है मोमबत्ती। अगर इस पर से हवा बहे तो हवा बहे तो क्या इसका फ्लेम इधर उधर होता है, पूरी की पूरी लौ ही हिलडुल जाती है। या सबसे बेहतर एग्जांपल इस रूप में हो सकता है, गैस, गैस जलाइए और फूंक मारिए, उसका फ्लेम चलता है आगे की ओर। अब अगर कहीं इतनी शक्ति हो कि उसके फ्लेम को तोड़ के बाहर निकाल दे, तो इन्होंने कहा, किसने, ज्वारीय सिद्धांत देने वाले व्यक्ति ने, इन लोगों का नाम था, एक का नाम था जेम्स, और जेम्स के जो मित्र थे उनका नाम था जेफरीज। उन्होंने कहा कि सूर्य की सतह से दरअसल ग्रहाणु पैदा नहीं हुए थे, सूर्य की सतह से एक ज्वार निकला था, फिलामेंट निकला था। और वह ज्वार कैसा था, तो ज्वार ठीक इस रूप में था, ज्वार इस रूप में था। उसके बाद यह साथी तारा जैसे जा रहा था बाकी दिनों वैसे चला गया, साथी तारा चला गया। अब इस ज्वार ने क्या किया, ज्वार जब मतलब कि सूर्य की सतह से निकल गया तो ठंडा होने लगा होगा, और सूर्य के आकर्षण में परिक्रमा करने लगा, चारों तरफ यह घूमने भी लगा। और धीरे धीरे जब टेम्परेचर इसका कम होगा तो ये ठंडा होगा, और कोई भी गर्म वस्तु जब ठंडी होती है तो संकुचन होता है, खिंचाव होता है, और खिंचाव होता है तो वो टूटने लगता है, राइट। तो इस रूप में यह टूटने लगा। यानी कि इसको 8-9 टुकड़े इसके हो गए। अब यही टुकड़े ग्रह के रूप में बदल गए। अब देख रहे हो कि इधर वाला छोटा और इधर बीच वाला बड़ा हो गया, जो इनकी थ्योरी से साफ स्पष्ट हो गया। अब इन लोगों ने 3-4 महीने तक भोजन ही नहीं किया इस खुशी में कि हमने क्या ही कर दिया। लेकिन इनको नहीं पता था कुछ लोग अभी हैं। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जब एक ही ज्वार से पैदा हुआ है तो बृहस्पति की सतह पे कुछ और पाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर कुछ और पाया जाता है, बुध की सतह पर कुछ और पाया जाता है। जब सबकी प्रक्रिया एक ही है तो जीवन केवल पृथ्वी पे ही क्यों? अब इस तरह के आलतू फालतू सवाल आने लगे इनसे। उसके बाद इनका भी सिद्धांत परित्यक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसके बाद उद्भव होता है, और सवाल अभी जस का तस है कि जब सूर्य की सतह से फिलामेंट निकला है तो इन ग्रहों की प्रॉपर्टी में किसका हिस्सा पाया जाना चाहिए? सूर्य का। लेकिन वो तो है नहीं। तब एक और महापुरुष आते हैं इस भूमिका में, और उस महापुरुष का नाम है रसेल। उनका नाम है रसेल। रसेल ने दिया 5वां सिद्धांत, द्वितारक। द्वि का मतलब दो, तारक का मतलब तारा। इन्होंने कहा कि ये सब लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, दरअसल पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई हमें पता है। लोगों ने कहा तो बताओ फिर तुम भी, हम तो सवाल तैयार है हमारा। इन्होंने कहा कि एक सूर्य है। लोगों ने कहा ठीक, एक सूर्य का साथी तारा है। लोगों ने कहा यह भी बात ठीक है तुम्हारी। फिर बोला कि उस साथी तारे का भी एक तारा था, वो उसका दोस्त था, और ये तीनों गति कर रहे थे, राइट। जब तीनों गति कर रहे थे तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण पैदा हुआ, इस आकर्षण से इसके पार्ट टूट टूट कर अलग हो गए। साथी तारा वो तीसरा तारा था। तो यानी कि सूर्य की सतह से कुछ नहीं हुआ, यह टूट गया, और यह टूट गया तो छोटा छोटा हो गया, छोटा छोटा हो गया तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी कम हो गया होगा। ये सभी छोटे छोटे कण सूर्य की परिक्रमा करने लगे और यही ग्रह बने। और चूंकि ये सूर्य की सतह से नहीं निकलकर बने हैं, इसलिए इनमें सूर्य की कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इसे कहते हैं स्मार्टनेस, राइट। कितना सोचा होगा उस इंसान ने।
लोगों ने कहा यार यहाँ तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अब सवाल कहाँ से पूछें। इन लोगों ने कहा ठीक है मान लिया, ये बताओ कि फिर इस तारे का क्या हुआ, ये कहाँ है। अब रसेल लगभग लगभग आत्महत्या करने के कगार पे पहुंच चुके थे। इस महानुभाव का नाम था रसेल। इनके साथ एक और भाई साहब जुड़े हुए थे, उनको कहते हैं लिली लटन, लेकिन मुख्य नाम इनका ही आता है रसेल का। लगभग लगभग ठीक बता ही रहा था कि सवालों ने इसके सिद्धांत को भी गलत कर दिया। और सवाल क्या होता है, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, आप कहीं पर भी चले जाइए कुछ देखने ताकने या किसी बात को पढ़िए, ये यहाँ के बजाय यहाँ रहता ना, या इसके बजाय ऐसा रहता तो ठीक रहता, लेकिन उस समय जिसने बनाया उसके पास कौन से संसाधन थे, क्या थे, उसके पास दूसरा विकल्प क्या था, इन बातों की भी तारीफ होनी चाहिए, हमेशा आलोचना ठीक नहीं है। हाँ, आलोचना क्या होता है कि नए सिद्धांतों के सृजन को मौका दे देता है, इतना जरूर होता है। तो रसेल चले गए। रसेल के बाद एक और सिद्धांत आता है, उसमें ज्यादा दम नहीं है वैसे ही, लेकिन सिद्धांत है तो है। उसको कहते हैं धूली तारक। धूली तारक, इनका ये कहना था भाई साहब का कि एक आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा है, और आपको पता है कि आकाश गंगा का ही हिस्सा सौरमंडल होता है और सौरमंडल का पिता सूर्य होता है। तो एक आकाश गंगा था या थी, और आकाश गंगा के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा था क्या, जैसे पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी का, तो वैसे ही सूर्य अपने से बड़े आकाश गंगाओं का परिक्रमा करने का काम करता है, और 25 करोड़ साल में एक परिक्रमा पूरा करता है। तो सूर्य चारों तरफ घूम रहा था, ऐसे इस रूप में घूम रहा था। अब इसके घूमने के साथ साथ क्या होता है, घूमने के साथ साथ कि इनकी सतह से कुछ कुछ पार्ट निकलकर सूर्य की तरफ जाने लगे, और ये पार्ट कुछ और नहीं थे, कुछ गैसें थी और कुछ थी धूल, कुछ गैसें थी और कुछ धूल थी। जो गैसें थी इनकी मात्रा ज्यादा थी, और जो धूल थी इनकी मात्रा कम थी। तो जब बहुत सारे लोग हो जाएं तो ऑर्गेनाइज रहेंगे या अनऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तितर बितर होते रहेंगे। बारात कभी देखी होगी गांव वाँव की है, तो यहाँ पर व्यवस्था आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पर व्यवस्थित धूल थी, न कि गैसें। गैसें अव्यवस्थित थी, धूल बहुत व्यवस्थित थी। तो इन धूलों के आपस में जुड़ने से ही सारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम था श्मिड, और कहीं कहीं जिक्र आता है एफ होयल का भी आता है, लेकिन मुख्य जो इसके सूत्रधार हैं वो है श्मिड साहब। लेकिन वर्तमान में ये सारे सिद्धांत आपको लगता है कि मान्य होगा, खारिज हो चुका है, तार्किक नहीं था इसलिए खारिज हो चुका है। वर्तमान या नवीन जो विचारधारा है, इस विचारधारा को कहा जाता है बिग बैंग। इस सिद्धांत के अनुसार बस छोटी सी बात यह है कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक कण था, उस कण का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था और प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, इतना अधिक था कि इसमें किसी परमाणु की रचना भी नहीं हो पाती थी। अचानक से क्या होता है कि इस कण में विस्फोट होता है, उसी विस्फोट को कहा गया महाविस्फोट या बिग बैंग। उसके बाद इस कण में महाविस्फोट हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में इसे ठीक से समझा जाता है, पढ़ा जाता है। महाविस्फोट, और महाविस्फोट से ही ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, सौरमंडल, तारे, ग्रह, इन सब की रचना हुई, ग्रह उपग्रह सबकी रचना हुई, और ग्रह का ही उदाहरण क्या है, पृथ्वी है।
तो महाविस्फोट के बाद पृथ्वी की रचना हुई, और पृथ्वी की रचना तुरंत हो गई या बाद में हुई? प्रक्रिया के तहत हुई, प्रक्रिया के तहत हुई। तो अगर यह 15 अरब वर्ष पूर्व ऐसा विस्फोट हुआ था, तो पृथ्वी आज से इस सिद्धांत के अनुसार तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पूर्व बनी है। यानी कि पृथ्वी की उम्र कितनी है? 4.5 अरब साल पहले। और जब विस्फोट होगा किसी वस्तु में, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी एक धधकती आग का गोला थी, जो धीरे धीरे ठंडी हो चुकी है, हो रही है, हो रही है, अभी हुई नहीं है ठीक से। तो यही यहां से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, यहीं से सारे ग्रह की उत्पत्ति हुई है, इसके विस्फोट के कारण हुई है। तो उस विस्फोट के चलते क्या हुआ कि किसी ग्रह के हिस्से में कुछ और गया, किसी ग्रह के हिस्से में कुछ और गया, कोई कहीं पर गया, कोई कहीं पर गया, और इसीलिए सारे ग्रहों की स्थिति, आकार, स्वरूप एक जैसे नहीं है। यह बात यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। तो यह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। अब यहां से जो सवाल पूछे जाने की संभावना है, वह संभावना तो यह है कि द्वितारक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, या एक तरफ आपको सिद्धांत दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ उनको प्रतिपादित करने वाले व्यक्तियों के नाम दे दिए जाएंगे, और पूछ लिया जा सकता है कि इनको मैच करिए। मैच हो जाएगा? ठीक, आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात हो गई कि पृथ्वी की उम्र तकरीबन कितनी है। इसको हम लोग ले लेते हैं पृथ्वी का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। देख रहे हो, 4.5 अरब का मतलब कितना हो गया? इतना हो गया। मनुष्य ठीक से कब आया होगा? आज से 10,000 साल पहले। ठीक से मतलब कि मनुष्य जब लगने लगा, तो 10,000 साल पहले मान लो आया होगा। अगर इसको मिटा भी दिया जाए 4 0, तो भी क्या है? 4.5 लाख गुना अधिक उम्र में है। लोग कहते हैं ना कि जैसे अपने से बड़ों को कुछ बात बताओ तो क्या कहते हैं? हमको मत सिखाओ, बाप हैं तुम्हारे। बाप किस आधार पे हैं? उम्र ज्यादा है। हालांकि इसमें उनका कोई योगदान नहीं है ना, कि वो कुछ दिन पहले आ गए। अब सोचिए, कुछ दिन पहले जो व्यक्ति आया वो कहता है कि सब कैसे हमारे बारे में जान लोगे, और यह तो 4.5 लाख गुना साल पहले आई, तो इसके बारे में कैसे कोई जान सकता है? तो स्वाभाविक सी बात क्या है कि इस उत्पत्ति के बारे में निरंतर कहानियां चलती रहेंगी और लगातार रिसर्च हो रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा गुरुत्वीय तरंगों का, तो गुरुत्वीय तरंगों का जब ठीक से अध्ययन हो जाएगा, तो इस दिशा में एक और प्रयास हमारे सामने आएगा, और हो सकता है कि कुछ मूलचूल सिद्धांत ही बदल जाए। राइट? तो ये जहां पर संभावना दिखती है, वहीं पर यूपीएससी का प्रश्न भी दिखता है। तो 4.5 अरब साल पृथ्वी की उम्र है। इसको बिलियन ईयर कहा जाता है, इज इक्वल टू 4500 मिलियन ईयर, इज इक्वल टू 450 करोड़ वर्ष। और मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो लाख साल आ जाएगा। इतनी बड़ी है पृथ्वी। अब यह कैसे पता चलता है कि पृथ्वी की उम्र कितनी ज्यादा है या कितनी कम है? तो इसके निर्धारण के लिए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, या किए जा रहे होंगे और किए जाते रहेंगे भी, और वहां से सवाल भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पृथ्वी की आयु के निर्धारण में सहायक है या सहायक नहीं है। तो देखते हैं कि क्या है ये पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस आधार पर होगा? कोई अगर व्यक्ति किसी को लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी उम्र कितनी होगी,
तो आप उसके बाल देखेंगे, स्किन देखेंगे, चेहरा देखेंगे, यही सब देखते हैं। देख के अनुमान लगाते हैं 30-35 होगी, यानी कि 30 साल की उम्र के भी अंदाजे में 5 साल का अंतर आ जाता है, राइट। तो पृथ्वी की उम्र का अंदाजा लगाना इतना आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया। तो प्रयास किसी सोर्स के आधार पर किया गया होगा या ऐसे ही कुछ ठोस सोर्स रहे होंगे। ये सोर्स हैं, एक को कहते हैं सापेक्षिक सापेक्षिक प्रमाण और एक को कहते हैं निरपेक्ष सापेक्ष प्रमाण और निरपेक्ष प्रमाण। तो इन दोनों प्रमाणों के आधार पर इस पृथ्वी की उम्र का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। और क्या किया गया है, तो सापेक्ष प्रमाण में जो बातें होती हैं वो होती है अवसाद, बातें होती हैं चुंबकीय उत्क्रमण, अवसादों की बात की जाती है, चुंबकीय उत्क्रमण की बात की जाती है। इनके अलावा कुछ जीवाश्मों का अध्ययन भी किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन। अवसाद का मतलब हुआ